चलिए सर शुरू करते हैं। नया टॉपिक सर, इंडेक्सेशन। नया टॉपिक कौन सा? इंडेक्सेशन। इसी समय सारे के सारे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैम, ताकि इजीली आपको समझ में आ सके चीज़ें क्या क्या हो रही है। रिवाइज में लास्ट में जितना चैप्टर हो जाएगा हम पूरा एक साथ कराऊंगा। अब सर इंडेक्सेशन क्या है, पहले मेरी बात समझना है कि सर आज की डेट है, मान लो 1995। सर और पुराना लेके जाता हूँ, आज है 1920। अंग्रेजों का जमाना चल रहा है, हर जगह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सिर्फ कहानी पे ध्यान देना, विजुअलाइज करो मेरे साथ। मेरे ग्रैंड ग्रैंडफादर ने एक घर बनाया, अपने मिट्टी का शहर, उनका आशियाना, उनका महल, मस्त घर बनाया। घर बनाने में उनको लगे 5,000 रुपये। 5,000 रुपये उनकी पूरी जिंदगी भर की कीमत। जिंदगी भर की कीमत 5,000 रुपये में उन्होंने मेरे को एक घर बना के दिया। सर इससे उस समय के 5,000 रुपये मतलब कि अमीरों से भी ज्यादा के पैसे थे। कोठी बना दी भाई, बंगला बना दिया। मुकेश अंबानी का ऐसा घर नहीं है। सर चीज आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। घर वही रहा, चीज आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। आज ये घर का मालिक मैं हूँ। आज ये घर का मालिक मैं हूँ। मेरे को ये घर बेचना है। मैं नालायक निकला, मैं घर को बेचना चाहता हूँ। 1 करोड़ रुपए का घर बिक रहा है भाई, 1 करोड़ रुपए का घर बिक रहा है। भाई मैं तो खुश हो गया, 1 करोड़ का घर बिक रहा है। सर मैं गया इसका कैपिटल गेन निकालने। सर 1 करोड़ का घर बिक रहा हो, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5,000 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? 5,000 रुपए। तो मतलब कि मेरे को गेन कितने का हो गया? तो 99,95,000। तो इस पे मान लो टैक्स रेट लगता है मेरे को 20%। सर मतलब कि कितना हो जाएगा? 99,95,000। तो इसका 20%। तो मतलब कि 19,99,000 मैं टैक्स में दूं। सर इतना तो मेरा साल भर का पैकेज है। तो गवर्नमेंट भी पागल हो जाएंगे इतना टैक्स अगर दे दिया इसने तो। सर समझ में नहीं आ रहा क्या करे सर, ये तो बहुत बकवास सा लॉ हो गया। तो बिल्कुल वाहियात लॉ है सर, होना ही है हमको ऐसा लॉ। सर हम प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ, तो तो 2014 में मित्रों हो गया सर। मित्रों, ये ऐसा ना है, हम तुम्हारे पर होने नहीं देंगे। तो मित्रों क्या बोले सर? सर मित्रों आके हमको बोले कि मित्रों, हम नया कंसेप्ट लेके आएंगे। वो कंसेप्ट का नाम है क्या? इंडेक्सेशन। कंसेप्ट का नाम क्या है सर? इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन मतलब कि पुरानी वैल्यूज को पुरानी वैल्यूज को आज के दाम पे लेके आना। आज के दाम पे लेके आना। तो इसका मतलब क्या है? सर जितनी भी पुरानी वैल्यूज रहेंगी, जितनी भी कौन सी वैल्यूज रहेंगी सर? पुरानी वैल्यूज रहेंगी, उसको मैं सर आज के वैल्यू पे लेके आऊंगे। आज के वैल्यू पे लेके आना मतलब सर, उसका मतलब ये होता है कि सर जो 5,000 की वैल्यू 1920 में थी, तो उसकी 2019 में वैल्यू कितनी? उसकी वैल्यू कितनी? सर मेरे को ये करना है। सर लॉजिक समझ में आया सर? इंडेक्सेशन मतलब क्या? सर मेरे को बताओ कि वहां पे उतनी वैल्यू थी, सर मेरे को आज की वैल्यू पे उसको लेके आना है। सर मैं सर तो आज की वैल्यू पे लेके कैसे आता है? सर गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट करती है। सर क्या कलेक्ट करती है? सर डेटा कलेक्ट करती है। उससे वो लोग हर साल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देते हैं। तो ये क्या होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन? तो ये हमको ये बताता है कि अगर 2001 के हिसाब से अभी तक की कितनी महंगाई बढ़ी है। तो ये हमको ये इंडेक्स बताता है कि 2001 से लेके अभी तक की महंगाई कितनी बढ़ी है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स पहले भी था, जो अब अभी करंटली यूज हो रहा है वो 2001 से यूज हो रहा है। जो करंटली यूज होता है वो कब से यूज हो रहा है? 2001-2 से। मतलब कि 1/4/2001 से लेके 31 मार्च 2002। सर इसीलिए जो डेट आपको दी हुई ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कि मैं एफएमवी लूंगा 2001 की, सर इसीलिए दी हुई है। मैं और डिटेल पे आऊंगा। सर इस टाइम का रेट है आपका 100 का। उस समय जो था उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 100 का। और सर 2019-20, सर इसका रेट है 289। तो इसका रेट कितना है? 289। यानी कि अब मैं सिंपल सी बात बोलूं, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं कि 2001-2 में जो चीज 100 रुपए की मिलती थी,
जो चीज़ कितने की 100 रुपये की मिलती थी वो 2019-20 में 289 की मिलती है। बस इतना सा ही फर्क है। तो मेरे को बताओ, मेरे को अगर कन्वर्ट करना है, अगर कन्वर्ट करना है कि मान लो मैंने 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा था 2001-2 में, 2001 का चीज मैंने 1-2 में 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा था, उसका 2019-20 में वैल्यू कितना, 2019-20 में वैल्यू कितना, तो उसका क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर ये 1 लाख 2001 में 100 का है और इधर कितना है 289 का, तो ये कितना, तो अगर आप लोग करोगे तो आपका आएगा ये 1 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाई 100, क्रॉस मल्टीप्लाई का। सर इसी को अगर मैं फॉर्मूले में बदलना चाहूँ, इसी को मैं फॉर्मूले में बदलना चाहूँ तो सर 1 लाख क्या था आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर 1 लाख क्या था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर इंटू सर 289 क्या है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, CGI, CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच asset transfer in which asset transfer divided by CII of the year in which asset is first held by assessee, यानी पहली बार जब assessee को मिला था। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत करेगा, तो इसको मार्क करेंगे करके, फर्स्ट हेल्ड बाय assessee, इसको लिख के रखेंगे सर। तो जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को अपन ने चेंज करे, वैसे ही अपन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी चेंज करेंगे। तो मैं को आऊँगा लॉजिक पे आऊँगा सर, अभी मैं सिर्फ ये क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनटू CII इन विच असेट इम्प्रूव, असेट ट्रांसफर, सॉरी असेट को ट्रांसफर किए तब तक के लेना है, डिवाइडेड बाय CII इन विच इम्प्रूवमेंट टुक प्लेस, इम्प्रूवमेंट टुक प्लेस। तो इससे मेरे को आज की वैल्यू मिल जाएगी। और सर इसी को मैं प्यार से बोलता हूँ, सर इन्हीं चीजों को मैं प्यार से क्या बोलता हूँ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इक्वा, आइकुआ जो भी बोलना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और फिर इसी को मैं बोलता हूँ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सर रेट कहाँ पे दिए हुए हैं, तो अगर आप अपने नोट्स में आओगे तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे नेट्स और रेट सारे दिए हुए रहेंगे। सर ये देखिए, आपको रेट सारे दिए हुए अलग अलग सालों के। सर ये पूरे साल के हमको रेट याद करने हैं क्या, सर पूरे साल के हमको रेट याद करने क्या, सर नहीं, यहाँ पे सिर्फ 19-20 का लिख दो, 19-20 का 289 है, 19-20 का 289 है, तो ये लिख दो। सर आपको दो रेट याद करने हैं सर, ये 1-2 का 100 का, और सर ये 19-20 का 289, बाकी का रेट आपको एग्जाम में दिया रहेगा, बाकी का रेट आपको एग्जाम में दिया रहेगा। बात समझ में आ रही है। अब तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो 2001 ही क्यों दिया था, तो वहाँ पे जो अपने देखे थे तो वहाँ पे 2001 ही क्यों दिया था। मान लो 85-86 में आपकी प्रॉपर्टी खरीदी गई, आपके फादर ने 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदे, ठीक है, ये 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदे, यहाँ तक यूज हुआ। मान लो ये डेट आ गया 2001-2, 1-2, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले FMV ले लेता, FMV ले लेता हूँ। फिर मैं FMV क्यों लेता, क्योंकि सर जो मेरे पास CII है, जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, वो 2001-2 से कंपेयर करता हूँ, तो उसने बेस ईयर क्या है उसका 1-2 है, तो जो CII का जो बेस ईयर है वो है कौन सा 2001-2, इसलिए मैं वहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू लेता। तो क्यों, मान लो कि यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख आ गई, तो मतलब कि ये जो 5 लाख का सेट था उसको मैं इंप्रूव करके कितने पे ला चुका हूँ 8 लाख, ऑलरेडी मैं आज की वैल्यू पे आ गया, यानी कि मैं बेस ईयर की वैल्यू पे आ गया 8 लाख। और सर अभी 8 लाख की वैल्यू को मान लो कि मैं 19-20 में ट्रांसफर कर रहा था, मैं 19-20 में ट्रांसफर कर रहा, तो सर मैं क्या करूंगा, इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा सर, 8 लाख इंटू सर 19-20 का कितना रेट है 289, और उस टाइम का कितना था 100 रुपये, उस टाइम का कितना था 100 रुपये, तो मेरे को एक रेट मिल जाएगा सर, कितना आएगा 8 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो जाएगा ये 23,12,000। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ
यानी कि जो आपने 85-86 में 5 लाख की मशीन खरीदे थे, 5 लाख की बिल्डिंग खरीदे थे, उसका आज का रेट कितना हो जाएगा? 23,12,000 और हर चीज में कवर हो गई, यानी कि बरोबर आज की वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पे मैं एफ एम वी लेता हूँ विच एवर इज हाइयर, क्योंकि यहाँ पे उसकी मैंने मार्केट वैल्यू निकाली है आज की वैल्यू। तो एक दो की वही मेरा बेस ईयर है, 100 के लिए बेस ईयर है, और सो बेस ईयर से मैं अपने वाले ईयर पे आ जाता हूँ, वो बेस ईयर से मैं अपने ईयर में आ जाता हूँ। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा, आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। तो इंडेक्सेशन का सिंपल सा मतलब है, जो पुरानी कॉस्ट है, जो बहुत साल पहले कॉस्ट इंकर हुई है, तो उसको आज की कॉस्ट में लेके आना, तो उसकी आज की कॉस्ट में लेके आना, यानी कि करंट लेवल में लेके आना। तो मतलब क्या? करंट लेवल में लेके आना। ये समझ में आया? सर यहाँ पे मैं क्यों चाहता हूँ सारी की कॉस्ट एक दो में आ जाए? सर मैं सारी कॉस्ट एक दो में लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास CII दिया हुआ है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का, वो 2001 के पहले का नहीं दिया हुआ है। उसका बेस ईयर भी कौन सा है? एक दो है। इसलिए मेरे को सारी कॉस्ट इस लेवल पे लानी जरूरी, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ का FMV देखो। और सर मेरे को बताओ, अगर गुडविल का क्वेश्चन है, तो गुडविल में तो FMV का ऑप्शन है नहीं, तो सर ये मैं 5 लाख को ही आज की उसमें लिखूँ। तो फॉर्मूला सर 5 लाख, तो 85-86 का रेट, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर, यानी कि 5 लाख इंटू 289। और सर ये पहले का है तो भी यहाँ पे मैं क्या लूंगा? फिर 100 ही लूंगा। मतलब कि अगर उसके पहले का रेट है तो भी मैं क्या लूंगा? नीचे में 100 ही लूंगा, 100 में ही लूंगा। लॉजिक समझा? पक्की बात है? कोई दिक्कत? सर थोड़ा सा लिख लो इसके फॉर्मूले वगैरह इंडेक्सेशन के बारे में। पुरानी वैल्यूज को आज के दाम पे लेके आना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए दो फॉर्मूले बन गए मेरे पास में। यहाँ पे आपको एक वर्ड मैंने करा है, फर्स्ट हेल्ड बाय असेसिस, लॉ में दिया हुआ है। जो भी समझ में आता है लिखते जाओ। यहाँ पे अब मैं कुछ लिखा था, ओनली अवेलेबल इन लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, LTCA। से सिर्फ इंडेक्सेशन का बेनिफिट किसको मिलेगा? तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट वालों को मिलने वाला है, शॉर्ट टर्म वाले को मिलेगा नहीं। नीचे में लिख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट वालों को नहीं। तो ऐसा क्यों? तो शॉर्ट टर्म है ना सर, शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन की नीड ही नहीं है सर। मैंने 2 साल पहले बिल्डिंग खरीदी सर, आज भी वैल्यू उतनी ही रहेंगी। सर मैंने 20 साल पहले बिल्डिंग खरीदी सर, वैल्यू चेंज हो जाएगी। उस समय का पैसा अलग था, इस समय का पैसा अलग है। तो सर शॉर्ट टर्म वाले में मिलता नहीं है, लॉन्ग टर्म वाले में मिलता है। समझ में आया? पक्की? सर ऐसे कैसे समझ में आएगा जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे? तो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, इतना आप लोग लिख लीजिए, बाकी का मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाने का ट्राई करूंगा। तो 18 नंबर पे चल रहा हूँ मैं। मान लो अक्वायर्ड गोल्ड ऑन 15/6/2005, ठीक है, फॉर 1 लाख। फॉर कितना? 1 लाख। सॉरी, ही सोल्ड ही सोल्ड ऑन 6/8/2019 फॉर 5 लाख। फॉर कितना? 5 लाख। क्या हो रहा है यार इसमें, इनको आज फॉर 5 लाख, ठीक है। FMV on 1/4/2001, 1/4/2001 equals to 2,50,000, 2,50,000, and as on 1/4/2006 equals to 3,50,000, and as on date is as on date of as on date of sale कर देना, is 7,60,000। Calculate capital gain. Calculate capital gain if CII of 2005-6 इक्वल टू 170। तो ये आपको CII हर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। पक्की बात है? तो लोगों को कैलकुलेट करना है ये। सबसे पहले सर मैंने गोल्ड कब परचेज किया? तो 15/6/2005 को, 2005 को। मतलब कि सर, और सर कितने में बेचा मैंने? अम, तो कितने में बेचा मैंने? 5 लाख में बेच दिया। तो बाकी मेरे को फालतू फालतू चीजें दी है, तो मेरे को बताओ क्या मेरे को FMV का काम है क्या? तो ये जो मेरे को FMV दिया है उसने 1 तारीख की, तो इसका काम है
क्या मेरे को ये एफएमवी दिया है उसने, डेट ऑफ सेल किसका कुछ काम है, क्या मेरे को 2001 का काम है? सर नहीं है। सर क्यों नहीं है? सर क्योंकि सर परचेज कब का है? सर परचेज 15/6/2005 का है। सर मेरे को एफएमवी कब लगती है? सर मेरे को 1/4/2001 के पहले अगर कोई परचेज किया है तो एफएमवी लगती है। ये केसेस में कोई एफएमवी लगती नहीं है, ये केसेस में कोई एफएमवी लगती नहीं है। तो सर देयर फोर, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्टेप नंबर 1, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मेरे को पता है कितना मेरा 5 लाख रुपए है। कितना लाख है? 5 लाख। लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितना हो जाएगा? तो जीरो, कुछ नहीं है। तो क्या मिल जाएगा मेरे को? नेट सेल कंसिडरेशन। तो कितना हो जाएगा ये सर? 5 लाख का हो जाएगा। लेस, अब सर मेरे को लेस करने का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन सर देखो सर 2005 में खरीदा था और बेचा कब? अम, सर बेचा इस डेट पे 6/8/19 को। मतलब सर 2005 में खरीदा, 2019 में बेचा, कितने साल? लगभग 14 साल। अपन ने पढ़े गोल्ड का कैपिटल सेट है, हाँ सर 36 महीने से ज्यादा क्या हो जाएगा वो लॉन्ग टर्म। तो सर क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा? हाँ सर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये कैसे निकालता मैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ असेट transfer in the year in which the asset transfer divided by CII of asset first held, asset first held। पक्की बात है। तो कॉस्ट कितना है बेटा? कितने में खरीदा था उसने? 1 लाख में खरीदा था। तो 1 लाख में उसने खरीदा था, 1 लाख में सर आज बेचना है, मतलब 1819 में 289, अगर फर्स्ट हेल्ड हुआ था 117 के टाइम पे। बात समझ में आई? तो कितना हो जाएगा सर ये? तो 1 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाई 117। तो ये मेरा आ रहा है 2,47,008 रुपीज़ आ रहा है। तो उसको मैं 9 कर दूंगा, तो 2,47,009 रुपीज़। तो सर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? तो माइनस कर दो 5 लाख से, तो आपको कुछ आ जाएगा ये 2,52,991। बात समझ में? ऐसा कैसा करना है? फॉर्मेट समझ में आया? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखो, एफएससी लिखो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, माइनस करके मिल जाएगा। जल्दी से लिखूंगी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए मेरे मन में। लिखे लिखे, ठीक है। तो 19, तो मान लो आपका ईयर ऑफ एक्विजिशन है 95-96, ईयर ऑफ एक्विजिशन 95-96। तो आपका कोआ है मान लो 1 लाख रुपए का, आपका एफएमवी है 1/4/2001 को मान लो 5 लाख रुपए की, ईयर ऑफ ट्रांसफर है आपका मान लो 19-20, इस साल ट्रांसफर कर रहे हैं अपन। और हम्म, मान लो कि आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो सेलिंग वैल्यू है वो है 25 लाख, वो है कितना? 25 लाख। ठीक है। तो आपको निकालना है। तो सबसे पहले सीधा सॉल्व करता, फुल वैल्यू कितना रह जाएगा कंसिडरेशन का? तो 25 लाख रुपए। तो इससे क्या लेस होता है? लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। तो ये हो जाएगा जीरो। मतलब यह क्या आ जाएगा मेरा? नेट सेल कंसिडरेशन। तो कितना हो जाएगा सर? तो 25 लाख का हो जाएगा। माइनस क्या होगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है सबसे पहले? तो 95 में लिया था 1 लाख का। तो एफएमवी कितनी है? 5 लाख। तो सर 2001 में जो बड़ा होगा वो मतलब कितना हो जाएगा सब? ये आपको जिसको समझ में नहीं आया वो उसको जरूरी है पुराने लेक्चर देखना। सर 5 लाख आएगा, मैं समझाऊंगा नहीं क्यों आया। तो क्योंकि 1 लाख और 5 लाख विचेवर इज हायर। सर ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन से? 1920। सर 1920 में रेट क्या है? 289। और सर मैं फर्स्ट हेल्ड कब से लूंगा मैम? सर हेल्ड तो 95-96 में हो गया था। सर हेल्ड तो 95-96 में, पर मेरे पास रेट अवेलेबल कब से? 2001 से है, तो मैं रेट 2001 वाला ही लूंगा। कौन सा? डिवाइड बाय 100। इसको स्टार मार्क करके रखना। 100 क्यों आया? तो ये कितना हो जाएगा? 5 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 100, 14,45,000 आ रहा है। मतलब कि
मैं एक चीज़ गलती किया, मैं पूछूंगा मैंने क्या गलती किया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कितना हो जाएगा, 10,55,000। तो मैंने गलती क्या किया, हमको जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, ये तो आंसर होगा गलती क्या किया। सर मैंने चेक ही नहीं किया कि सर ये लॉन्ग टर्म एसेट है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। तो मेरे को ओरिजिनली दिख गया कि 95 से 19-20 का कैपिटल, लेकिन मेरे को लिखना पड़ेगा ना, और सर इसके नीचे नोट्स आएंगे। सर नोट्स कौन कौन से, सर पहले तो लॉन्ग टर्म है उसका नोट आएगा, फिर सर फेयर वैल्यू लिया अपन ने या फिर 5 लाख क्यों आया उसका नोट आएगा, फिर लॉन्ग टर्म को बेचे जो लॉन्ग टर्म ही गेन होगा सर वो नोट आएगा। तो नोट बना बुने के आपका आंसर पूरा रेडी हो जाता है। पक्की बात है, तो आपके सारे नोट्स लिखने पड़ेंगे, सारे नोट्स लिखने पड़ेंगे। सर ये आंसर लिखेंगे पहले तो जल्दी से, लिखे आपने? तो और एग्जाम्पल करते हैं सर, तो रुकना ही है, एग्जाम्पल कर करके ही एग्जाम पूरा ये चैप्टर ही सॉल्व कर देंगे। मान लो वाई ओ ए, ईयर ऑफ एक्विजिशन 2005 और 6 है। मान लो फादर ने एक्वायर किया था, ठीक है। कॉस्ट लगा था मेरे को मान लो 4 लाख रुपए, कॉस्ट लगा कितना, 4 लाख रुपए। मैंने गिफ्ट किया 15-16 में, गिफ्ट किया कब, 15-16 में। एफ है मेरी उस दिन पे 15 लाख रुपए। सर किसी काम की क्या एफ, अब तो आप लोग होशियार हो गए। सर एफ तभी काम की है जब असेट जब परचेज किया था 1/4/2001 के पहले, फिर सन ने नालायक ने सोल्ड कर दिया इन 1920, 1920 फॉर 45 लाख। फॉर कितना, 45 लाख। कंप्यूट करना है मेरे को जी ये भी। तो सर मेरे को पहले बताएंगे सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा। सर 45 लाख उतने में बेचा। सर लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कुछ है क्या, सर नहीं यूज जाएगा, कितना, 0। मेरे को क्या मिल जाएगा, नेट सेल कंसिडरेशन कितना होगा सर, तो हो जाएगा 45 लाख, 45 लाख। तो माइनस करूंगा मैं आइकोआ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, कैसे निकालूंगा सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू CII इन विच asset transfer, in which year asset transfer divided by CII in which asset first held। अब सर यही पे पूरी की पूरी प्रॉब्लम है, तो यही पे पूरी की पूरी प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे सर, तो मेरे को बताओ असेसी कौन है यहाँ पे, तो सन है। सन ने फर्स्ट हेल्ड कब किया, तो सन ने 15-16 के बाद में हेल्ड किया, सन ने 15-16 के बाद में हेल्ड किया। लेकिन सर अब मेरे को पता है यहाँ पे सन का हेल्ड माने कि फादर का हेल्ड माने, सन का हेल्ड माने या फिर फादर का हेल्ड माने, तो दिक्कत की बात हो जाएगी। सर दिक्कत को, दिक्कत तो है सर, सर कोई कुछ यूज करता कोई कुछ। तो सर वापस से एक केस आया था, ये केस का नाम याद रखना, मंजुला जे शाह। सर CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मंजुला जे शाह का केस था। उसमें गवर्नमेंट ने बोली कि आप लोग फादर का फर्स्ट हेल्ड भी ले सकते हो, फादर का फर्स्ट हेल्ड भी ले सकते हो, या तो सन का भी ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि फादर का लो, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि फादर का लो, और जो इंटरप्रिटेशन है तो केस बनाता है वो बोलता है सन का लो। मतलब कि दोनों ही आंसर सही हो गए, दोनों ही आंसर क्या हो गए, सही हो गए। आपको समझ में आना चाहिए कि बात क्या हो रही है। सर यहाँ पे बात हो रही है कि सर ईयर ऑफ सर 2005-6 है, यानी कि फादर के पास फर्स्ट हेल्ड कब हुआ, 5-6 में, लेकिन फादर ने उसको गिफ्ट कर दिया 15-16 में। तो सर असेसी सन ने कब हेल्ड किया उसको पहली बार, सर 15-16 में हेल्ड किया, मेरे ऊपर आपको उसको अंडरलाइन करवाया था। तो फर्स्ट हेल्ड है वहाँ पे, तो सब 15-16 में फादर। तो यहाँ पे बात आई कि जो CII मेरे को लेना है सर, यहाँ पे मेरे को 15-16 का लेना है, और या कि किसका लूँ मैं, 5-6 का लूँ। तो अगर मैं ICI की बात समझता हूँ, अगर मैं ICI के हिसाब से जाता हूँ तो वो बोलता है 15-16 का लो, ICI बोलता है कि 15-16। और अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का बोलता हूँ तो बोलता है 5-6 सही रहेगा। मतलब एक, मैं एक बात बोलूँ कि दोनों ही आंसर सही है। मंजुला जे शाह के केस के हिसाब से, मंजुला जे शाह के केस के हिसाब से दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही आंसर क्या है, सही है। मैं यहाँ पे सिंपल सा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आइकोआ क्या हो जाएगा इसका, 4 लाख, 4 लाख का परचेस वैल्यू है, 289 आज का है, और 15-16 का जो दिया हुआ है आपको 254 है, आपके पास में शीट दी हुई है, आप उसमें जाके देख लो, 254 दिया रहेगा। तो इसका आएगा मेरा 4,55,118, 4,55,118। तो इसका आंसर हो जाएगा 40,44,882। तो इतना क्या हो जाएगा उसको कैपिटल गेन।
और सर अगर आप लोग इस तरह से जाते हो 15-16 का निकालिए, अगर आप 5-6 का निकालना चाहते हो तो अकॉर्डिंगली फिर 4 लाख इंटू 289 डिवाइड बाई जो भी रेट है CII है उसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, उसे निकाल सकते हो। कोई भी आंसर गलत होने वाला नहीं है, कोई भी तरीके से आंसर गलत होगा नहीं। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। सर क्या बात हो रही है सर, दिक्कत क्या है कि अपने पास जो फॉर्मूला है ये कोआ का, आईकोआ निकालने का, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कैसे निकालता मैं? सर CII इन विच द असेट ट्रांसफर डिवाइड बाय CII इन विच द असेट फर्स्ट हेल्ड। तो सर ये जो फर्स्ट हेड वर्ड है सर ये किसके लिए है? सर अगर मैं सन के लिए मानूं तो सन के लिए 15-16 है, अगर फादर के लिए मानूं तो 2005-6 है। तो सर किसका लूँ? तो मेरी आईसीआई की बुक बोलती है कि ये ले लो 15-16, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप लोग 5-6 भी ले सकते हो, तो आपके दोनों ही आंसर हर तरीके से सही रहेंगे, दोनों ही आंसर हर तरीके से सही रहेंगे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ पे नीचे नोट में लिखना, नोट लिखना, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ओनर of previous owner can also be taken as per Supreme Court judgment of मंजुला जे शाह वर्सेस CIT वर्सेस क्या CIT। बात समझ में? CIT मतलब क्या? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। CIT मतलब क्या? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। लॉजिक समझा? पक्की बात है। आगे बढ़े, चलिए सर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से ये लिखना होगा, मैं एक बार थोड़ा पॉज करके लिखवा देता हूँ, तो जिसको भी लिखना होगा लिख लेगा, ठीक है। मान लो ईयर ऑफ एक्विजिशन 85-86, कोवा था मेरा 1 लाख रुपए, सर FMV थी फॉर से 7 लाख रुपए की। ये कब का है? 1/4/2001 का। ईयर ईयर ऑफ सेल मान लो है 19-20, ठीक है। और नहीं समझा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सही गलत क्यों मैं बताता। मान लो गिफ्ट हुआ था 19-20 में, गिफ्ट हुआ था कब? 19-20 में, और सन ने 19-20 में ही बेच दिया, सन ने 19-20 में ही बेच दिया 45 लाख में। तो केस बनाया मैंने, समझो। फादर ने लिया 85-86 में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख, FMV थी 7 लाख, गिफ्ट था 1920 में किया, और सन ने उसी साल बेच दिया, उसी साल बेच दिया। कितने में बेचा? 45 लाख में। कितने में बेचा? 45 लाख में। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो सर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन कितना हो जाएगा? 45 लाख लेस EOT एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितना होगा? तो 0। सर तो मेरे को था नेट सेल कंसेशन कितना हो जाएगा? 45 लाख। मेरे को बताएंगे क्या ये लॉन्ग टर्म असेट है कि शॉर्ट टर्म? सर 1920 में मिला और सर 1920 में ही बेच दिया। सर 19-20 में मिला लेकिन 19-20 में बेच दिया। सर अगर आपको याद हो रहा होगा, सर फादर सन सोल्ड, फादर ने कब लिया? 85-86 में, 85-86 में सोल्ड। सोल्ड को कितना मिला? 19-20 में, और सेल भी कर दिया 19-20 में। सर मेरे को बताओ पोहा कब से गिनूंगा? सर यहाँ से गिनूंगा पोहा, तो या फिर यहाँ से पोहा गिनूंगा। सर पोहा कहाँ से गिनूंगा? वहां से, यहाँ से। तो आपको याद आना चाहिए कि मैं पोहा फादर के पास से गिनूंगा, फादर के पास से। मतलब 85-86 से 1920, मतलब एक बात क्लियर होगी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है मतलब कि इंडेक्सेशन मिलेगा, इंडेक्सेशन मिलेगा। तो सर यहाँ पे देखो दिक्कत, सर माइनस करूंगा क्या? आईकोआ, आईकोआ कैसे निकालते हैं? कोआ इंटू CIA ऑफ ट्रांसफर, जो साल में ट्रांसफर किए, डिवाइडेड बाय CIA ऑफ फर्स्ट हेल्ड, कि आपने पहली बार कब हेल्ड करे थे। अगर इसको सॉल्व करूँ तो मेरे को तो कोआ क्या होगा? तो 1 लाख का लिया था, FMV 7 लाख, तो सीधी बात है यहाँ पे 7 लाख आ जाएगा। तो इंटू सर इस साल ट्रांसफर करो 289, और सर पहली बार इसको मिला भी कब से?
सर पहली बार सन को मिला भी कब 19-20 में, और सन ने गिफ्ट ट्रांसफर कर दिया 19-20 में, तो यानी डिवाइड भी किससे हो जाएगा 19-20 से, यानी किसी भी कितना आ जाएगा सर 7 लाख, मतलब कि कैपिटल गेन हो जाएगा 38 लाख का। सर ये गलत है। सर एज पर प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो ये गलत है, पर आईसीआई मानता है ये चीज को, ठीक है, पर आईसीआई इसको गलत भी नहीं बोलता कि अगर अगर मान लो मैंने 7 लाख इंटू 289 डिवाइड बाय 100 किया होता, डिवाइड बाय 100, 289 डिवाइड बाय 100, तो कितना आंसर आया था मेरा, निकाल लेता 1 मिनट। तो 7 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 100, या तो मेरा सर 20,23,000। अगर मैं इसको माइनस करूँ 45 लाख से, -45 लाख, अगर मैंने कुछ बच्चों ने 24,77,000 भी अगर आंसर निकाला होता तो ये भी सही होता, ये भी सही होता, पर किसके हिसाब से, मंजुला शाह के केस के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। तो सर एग्जाम में क्या करे वो बताओ, तो एग्जाम में दोनों करके आ जाना, तो एग्जाम में अल्टरनेटिवली दोनों करके आ जाना, सर टाइम मिल जाएगा, तो अगर टाइम नहीं तो नोट लिख के आ जाना कि मंजुला शाह के हिसाब से ऐसा भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखो, जो आप भूल सकते हो। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 21 वाला, 21 वाला इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे, 21 वाले को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे। बात समझ में आई? पक्की बात है? आगे बढ़े, सर शुरू करते हैं। तो पहले मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करी, तो वैसे ही कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। तो मैंने 2002 में इम्प्रूवमेंट कराया था, तो 2020 में बेच रहा हूँ, सब वैल्यू तो बढ़ा। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में तो ये मिलता ही कब है, जब आफ्टर वालों में मिलता है सर। आफ्टर कौन सा, 1/4/2001 के बाद में ही मिलता है। सर क्या सीता में मिलता है? सर सीता मतलब नहीं बताऊंगा सर, सीता में नहीं मिलता, स्पेसिफाइड इंटेंजिबल एसेट में पास में। सर अगर फादर ने किया होगा तो प्रीवियस ओनर में फिर मिल जाएगा, यानी कि तो यानी कि एलटीसीए में मिलेगा, कोई में नहीं मिलेगा, सिर्फ किसे मिलेगा, आईकोआ में मिलेगा। सर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंटू CII ऑफ ट्रांसफर, जिस भी साल में क्या हुआ, ये ट्रांसफर हुआ, डिवाइड बाय CII इम्प्रूवमेंट टुक प्लेस। ऊपर भी मैंने समझाया था कि जब भी हुआ होगा तब अपन इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, जब भी हुआ होगा तब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। पक्की बात है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो सर एक और एग्जांपल करा देता मैं, लास्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए, फिर बुक में लेके चलूंगा। मान लो ईयर है अपना 5-6, ईयर है मेरा कौन सा 5-6, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी मान लो 5 लाख, ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट YOI मतलब कि ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट है 10-11, वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट था मान लो 1 लाख का, ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट 18-19 इस तरह में था 2 लाख। तो ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट 19-20 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है मान लो, ठीक है। तो FNC कितने में बेचा, मान लो 45 लाख में ही बेचा, 45 लाख में ही बेच रहा है। तो सर सीधी सी बात है, फुल वैल्यू क्वेश्चन पहले दिखा देता मैं आप लोगों को, ये आपका इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, इधर सॉल्व करता हूँ ताकि वो क्वेश्चन भी दिख रहा है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन FMC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिख देना, तो 45 लाख हो जाएगा, लेस EOT एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितना हो जाएगा 0, मतलब कि आपका नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा कितना 45 लाख। अब सर सबसे पहले लेस करूंगा मैं क्या, आईकोआ, लेस करूंगा क्या आईकोआ, सर कितना था 5 लाख था। तो मेरे को यहाँ पे 5 लाख ही दिया हुआ है, मान लो कि इसमें फेयर वैल्यू दिया नहीं है, तो मैं 5 लाख ही लेना पड़ेगा मुझे। तो आईकोआ कैसे निकालूंगा सर, 5 लाख इंटू, सर आज का कितना 289 डिवाइडेड बाय 100, 289 डिवाइडेड बाय, सॉरी सर, सॉरी, तो काय को देगा मेरे को फेयर मार्केट, सर 5-6 का है ना, तो काय को देगा सर 5 और 6 का है, तो मेरे को रेट पता करना पड़ेगा। सर मैं रेट कैसे पता करूँ, सर अपनी शीट में आ जाओ, तो शीट मेरी यहाँ पे है। सर 5 और 6 का मेरे को 117 दिख रहा है, 117, सर 117 है, वैसे ही 10-11 का कौन सा है, सर 10-11 का 167 है, 117 167 दिख रहा है, और 19-20 का मेरे को पता है 289। तो आ जाते क्वेश्चन में,
तो मेरे को पता है इधर आय कुआ कैसे निकालूंगा, डिवाइड बाई 117,000। तो इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, 5 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 179। तो मेरा आ रहा है ये 35043। तो जितना ही आ रहा होगा वैसे ही सर लेस। तो ये 1 लाख का भी करूँगा मैं, 1 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 10 11 में वैल्यू क्या थी 167, कितना वैल्यू था 167। तो कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 167, कितना हो जाएगा 1,73,053। सर ये भी 18 19 का भी माइनस होगा। सर आप बोलोगे सर 18 19 में तो लॉन्ग टर्म रहा ही नहीं। सर अगर आपका असेट लॉन्ग टर्म है, अगर आपका असेट लॉन्ग टर्म है, लिख के रखना नोट पे, अगर आपका असेट लॉन्ग टर्म है, देखो 5 6 में लिया था, 19 20 में बेच रहा हूँ, असेट लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन मिलेगा। सर उसके अंदर इंप्रूवमेंट अगर 1 साल पहले भी हुई है, अगर इंप्रूवमेंट 1 साल पहले भी हुई है तो भी उसमें मिलेगा, तो भी उसमें मिलेगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। तो यानी कि 2 लाख इंटू 289 डिवाइड बाय, सर 18 19 में रेट क्या चल रहा था, सर 18 19 में आपका रेट था 272, सॉरी 280। सर 18 19 में क्या था 280। सर इसको डिवाइड कर दो 280 से। और सर ये आखिरी वाले में भी मिलेगा क्या, ये मान लो कि 1 लाख होता और तो इस पर भी मिलता क्या, हाँ सर इसमें भी मिलता। सर रेट कैसे लगाते हैं, 1 लाख इंटू 289 डिवाइड बाई 289, सेम ही आ जाता पर सब मिलता। तो इसका टोटल करो और यहाँ पे कैपिटल गेन निकालो, इसका टोटल करो, इसका कैपिटल गेन निकाल के मेरे को व्हाट्सअप करो आंसर क्या है। समझ में आया सर, यहाँ पे नीचे पॉइंट लिख के रखना, इवन इफ इम्प्रूवमेंट इज टुक प्लेस, even if even if improvement is took place even if improvement is took place with just just within 1 year, just within 1 year, indexation will still be allowed, indexation will still be allowed, indexation आपको तो भी मिलेगा। बात समझ में, इंडेक्सेशन आपको तो भी मिलेगा। तो एक होमवर्क देता, 23rd वाला है, एक होमवर्क लिख लो अभी। मान लो ईयर ऑफ एक्वायर अपने 95 96, कोआ है मान लो मेरा 1 लाख रुपए का, ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट 97 98, 50,000 की, FMV 1/4/2001 की है मान लो 5 लाख की, ठीक है। फिर ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट वापस से 2002 5 और 6, 1 लाख रुपए का इम्प्रूवमेंट हुआ। ईयर ऑफ ट्रांसफर मान लो है 10 11 में उसने ट्रांसफर किया, तो मान लेते ना अपन की ईयर ऑफ ट्रांसफर तो यही लिखते हैं, ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट लिखते हैं 10 11 वापस से 2 लाख रुपए, और ईयर ऑफ ट्रांसफर है 19 20, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर से है 50 लाख, हाँ नहीं 50 लाख, सिर्फ 35 लाख। मेरे को पता है आप लोग कर लोगे, आपको सिर्फ रेट ढूंढना है सर, इस समय का रेट क्या रहेगा, इस समय का रेट क्या होगा। इस समय का रेट तो आपको पता है कि 100 ही रहेगा। सर आपको लोगों को पता है कि ये जो ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट 97 98, इसको आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग आराम से फिर कर सकते हो, आराम से फिर कर सकते हो। बात समझ में आई, पक्की बात है। अगर मैं थोड़ा सा और बता दूं, ये आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लो, फोटो लो, कुछ भी करो, क्या करो तुमको तो। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स STT शेयर पे देते हो, अगर आपका एक कैपिटल असेट है। सर मेरे को तो अगर आपने पे किए, आपने क्या किए, पे किए, तो आप क्या करते हैं, इसका डिडक्शन मिल जाता था। सेम मेरे को तो अगर ये एक्सपेंस ऑन परचेज है, अगर परचेज का समय है तो ये कोआ में ऐड हो जाएगा, और अगर ट्रांसफर के समय है, अगर ट्रांसफर के समय है तो EOT में दिखेगा, EOT में दिखेगा, पक्की बात है। वैसे सब ब्रोकरेज में, सब ब्रोकरेज दे रहे, अगर परचेज के समय दे रहे तो सब कोआ में ऐड होगा, और अगर ट्रांसफर के समय दे रहे हो तो EOT में से माइनस होगा, EOT में से क्या होगा, माइनस होगा। छोटा सा नॉलेज था वो दे दिया मैंने, फालतू का, ठीक है।
सर तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ चुका है, अपन ने क्या क्या पढ़ा है, अगर मैं आपको इधर लेके आऊँ तो देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये अपन ने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। इसको एक बार आपको देखना है, अच्छे से देखो घूर घूर के। सयाला केस भी देख लिया अपन ने, ये वीडियो क्लास में डिस्कस भी हो गया। सेल्फ जनरेटेड था। इंडेक्स कॉस्ट भी अपने पूरा देखे है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अपन ने देखे फॉर्मूले के साथ में। फिर कंपटीशन ऑफ, यहाँ से अपन अगला पॉइंट शुरू करेंगे। मतलब देखो सिर्फ 2 पेज पढ़ाने के लिए हमको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए, सिर्फ 2 पॉइंट पढ़े अपन ने ऊपर। तो कल से अपन यहाँ पे शुरू करेंगे, शेयर्स वाले केसेस कौन से रहेंगे, शेयर्स में किस तरह से ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से चीजें होगी। फिर ये सारे स्पेसिफिक केसेस, सारे के सारे जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, कौन से केसेस है, स्पेसिफिक केसेस। सर राइट शेयर्स, फाइनेंशियल अगर बोनस शेयर मिलता है तो, अगर कन्वर्जन होता है तो सर मेथड ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे डिटरमाइन करेंगे, कन्वर्जन की प्रोसेस क्या है। फिर अलग अलग चीज़ों में आपको किस तरीके से आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है, वो केसेस आएंगे। अगर अब मैं बोलूँ तो आपका बहुत सारा हो चुका है, बहुत सारा हो चुका है, मेरे को काफ़ी कम समय लगेगा जिसमें मैं आगे का आपका कवर करवा सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी के लिए थैंक यू।